हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एजर डेले कोन ऑफ लर्निंग लर्निंग पिरामिड से। अच्छा, ये जो हमारा टॉपिक है लर्निंग पिरामिड, बेसिकली ये एजर डेले कहता है कि लर्निंग के हमारे फेज हैं, यानी हम जो लर्न सीख रहे होते हैं इसके फेजेस हैं। कौन सी लर्निंग हमारी देर पा रहती है और कौन सी लर्निंग हमारी देर पा नहीं रहती, उस हवाले से बात हो रही है। जैसे ना हम लेक्चर सुनते हैं, सबसे कम अफादियत वाला, सबसे कम याद रह जाने वाली चीज़ वो लेक्चर होता है। तो वो उसको अहमियत नहीं देता है, कहता है कि लेक्चर जो है ना, इससे लर्निंग नहीं होती। और सबसे हाईएस्ट जो होता है ना वो टीचिंग होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने से जो नॉलेज की रिटेंशन है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके मैं आगे आपको फर्दर बताता भी हूँ कि मैंने ना 2020 में लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया था और मैं 2 नंबरों से रिटर्न क्लियर नहीं कर सका था। मैंने उसके बाद सोचा कि कहाँ कमी कहाँ पे है, मैं क्या करूँ कि मैं जो है ना वो अपने सब्जेक्ट के साथ भी लगा रहूँ और मैं जॉब भी हासिल कर लूँ। तो मैंने उस दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब मेरे पास कौन पढ़े भाई, एक जो बंदा सिलेक्ट ही नहीं हुआ, एक प्राइमरी स्कूल टीचर, उससे कौन पढ़ेगा। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने क्वालिफाई गाइड ली और उसको रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। मैंने और जो है वो टॉपिक स्लाइड बनाई और नोट्स बना के मैंने रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं आता था, जो आता था पढ़ा देता था। अब उस पढ़ाने की वजह से मेरे नॉलेज के अंदर इजाफा होता गया और मुझे जो कुछ एजुकेशन आती है सिर्फ पढ़ाने की वजह से आती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि पढ़ाएं। अगर आप ना किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस इम्तिहान को तैयारी के दौरान किसी बड्डी को, किसी दोस्त को, यूट्यूब को, किसी मीडिया पे उनको उसको पढ़ाना शुरू कर दें। अब ये वाला ये क्या कहता है, एज ए डायलेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज अ विजुअल मॉडल डेट अरेंजेस लर्निंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। हम चीज़ों को पहले कंक्रीट कंक्रीट होता है वो जो फिजिकली हमारे पास सामने मौजूद जो नज़र आ रही होती है, उससे डायरेक्ट लर्निंग, पहले जो हम बिल्कुल बाज़ाब्ता सीख रहे होते हैं बजाय इनडायरेक्ट के, कंसेप्चुअल के, रियल लाइफ इंटरेक्शन से हम ज़्यादा सीखते हैं बजाय बाद में हम सिंबॉलिक अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। तो वो कहता है कि इंडिविजुअल जो है नॉलेज की रिटेंशन तभी ज़्यादा होगी जब वो उसकी किसी काम के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगी, जब वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जब सिमुलेशन सिमुलेशन कहते हैं कि किसी चीज़ को रियल लाइफ की तरह उसको परफॉर्म करना, टास्क को करना। तो इससे हमारी लर्निंग जो है वो बेहतर होती है। तो एज लर्निंग बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट सच एज रीडिंग और लिसनिंग ऑफ लेक्चर, रिटेंशन टेंड टू, जैसे हम ना एब्स्ट्रैक्ट होगी, ख्याली होगी। जैसे आज के दौर के अंदर देख लें, हम अब बात कर रहे थे कि हमें ना अब दोस्त ना किसी, आजकल शादियां होती हैं ना, तो वो हमें कार्ड को व्हाट्सएप कर देते हैं और वो कार्ड व्हाट्सएप करने की वजह से हमारी शादियां उनकी मिस हो जाती हैं। रोज़ाना 20 मैसेज आते हैं, हमें तो याद नहीं रहता। मोबाइल की मेमोरी तो इंतहाई हमारी यानी कम होती है, जो स्क्रीन मेमोरी होती है हमारी इंतहाई कम होती है। हम उसको भूल जाते हैं, बाद में चलता है उसकी तो शादी का। तो इस तरह, और पुराने टाइम में होता था कार्ड आते थे, खूबसूरत होते थे, सामने रखते थे, लटकाते थे, बार बार देखते थे, पता होता था, तैयारी होती थी कि फलां दोस्त की शादी आ रही है और हमने शादी को इसको एंजॉय करना है, शादी में जाना है। सबको तैयारियां होती थी। तो ये इसी तरह जो लर्निंग है, ये जितनी एब्स्ट्रैक्ट होगी, जितनी विर्चुअल होगी, उतनी उसकी रिटेंशन रेट कम होगा। और जितनी लर्निंग फिजिकली लर्निंग टू डू बाई एक्टिविटी होगी, डायरेक्ट लर्निंग होगी, एक्सपीरियंस लर्निंग होगी, सिमुलेशन वाली लर्निंग होगी, ऐसी लर्निंग जो है वो इसका रिटेंशन रेट, इसका टाइम फ्रेम जो है वो याद करने का वो ज़्यादा होगा। दिस मॉडल हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग की अहमियत को बताता है कि आपको इंगेज डिस्कशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपकी जो इफेक्टिवनेस से आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी। इसी तरह फ्रेमवर्क टू डिज़ाइन लेसन डेट एंड कारपोरेट अ वैरायटी ऑफ मेथड, एजुकेशन को ऐसे जो टीचर्स हैं उनको ऐसे मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ करने चाहिए कि जिसके अंदर वैरायटी ऑफ मेथड्स हों। यानी बच्चों को सिर्फ पढ़ाना, लेक्चर देना देना हो, बल्कि एक्टिविटीज़ भी करवाएं, उनके साथ डिस्कशन भी करवाएं, डिमॉन्स्ट्रेशन भी करवाएं, प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं, क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिविटी हो, इंडक्टिव हो, डिडक्टिव मेथड हो। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें, एक वैरायटी, एक वर्सटाइल टीचिंग मेथड एक टीचर का होना चाहिए। इस तरह बच्चे की जो लर्निंग है वो ज़्यादा रहेगी, बच्चों की चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी बनिस्बत एक लेक्चर के। अब लर्निंग पैरामिड ये वाली असल चीज़ है, ये वाली आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। देखिए, हमारी सबसे कम रिटेंशन रेट, चीज़ों का याद रखने का सबसे कम, वो है लेक्चर के अंदर। ये समझ लें, उस्ताद ने लेक्चर दिया, 5% चांसेस है हमें चीज़ें याद होंगी, 100 में से 95 चीज़ें हमें भूल जाएंगी। रीडिंग,
हम खुद किताबों को पढ़ते हैं, 10% इसके चांसेस हैं कि हमें चीज़ें याद रहेंगी, 90% भूल जाएंगी। ऑडियो विजुअल, हमने कोई चीज़ देखी, किसी की आवाज़ सुन, ये इसके 20% चांसेस है वो याद रहेगी। डिमॉन्स्ट्रेशन, उस्ताद ने परफॉर्म किया फिर हमने किया है, उस्ताद ने सामने करके दिखाया है, 30% चांसेस है कि हमें याद रहेंगे। और हमने किसी मसले के मुतालिक डिस्कशन की है और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, 50% चांस है कि वो डिस्कशन वाली बातें हमें याद रहेंगी। और प्रैक्टिस, अगर हम वो काम खुद करते हैं, उस्ताद ने किया फिर हमने उसको कर अपने हाथों से किया, हमने वो काम खुद उसकी प्रैक्टिस की है, उसको बार बार किया है, 75% चांसेस हमें याद रहेगी। और अगर मैंने वो काम किसी को पढ़ाया है, अगर वो लेक्चर मैंने खुद पढ़ा, मैंने खुद याद किया, मैंने आगे पढ़ाया, और पढ़ाने से 90% चांसेस हैं कि मेरी वो लर्निंग जो है वो चीज़ें मुझे याद रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी है? पढ़ाने की। और सबसे कम अहमियत किसकी है? लेक्चर सुनने की। बात की समझ आ गई है? लर्निंग पैरामिड यही बात है, बस लर्निंग पैरामिड यही टॉपिक था। किसी को लर्निंग पैरामिड के अंदर कोई इशू है? ओके, नेक्स्ट चलता हूँ। लगता है जैसे ना नींद आई बैठी है सबको, ना बड़े औखे से पड़े हुए हैं। अच्छा, वार्क मॉडल ऑफ लर्निंग। वार्क मॉडल ऑफ लर्निंग, वार्क बेसिकली उसके जो हम होता है ना, विजुअल चीज़ें, कुछ बंदे चीज़ों को देख के विजुअली चीज़ों को सीखते हैं। ऑडिटरी, कुछ लोग सुन के चीज़ों को सीखते हैं। कैनिस्थेटिक, कुछ लोग प्रैक्टिस करके काम को करके किसी चीज़ों को सीखते हैं। और आज से कौन सा था? रीडिंग राइटिंग, कुछ लोग रीडिंग राइटिंग के जरिए चीज़ों को सीखते हैं। तो वार्क मॉडल ऑफ लर्निंग है, ये नील फ्लेमिंग ने उन 1987 के अंदर दिया था। और इसके अंदर लर्निंग जो प्रेफरेंसेस हैं उनको 4 मोडालिटीज़ के अंदर उसने डिस्कस किया। वो कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को देख के सीखते हैं, यानी डायग्राम को, चार्ट्स को, वीडियोस को, वो उनको देखते हैं फिर उन्हें याद रहती हैं चीज़ें, अदरवाइज उनको चीज़ें भूल जाती हैं। वो डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन के अंदर कलर हों या मुख्तलिफ तरह की कलर वाली किताबें हों, वो उनको देखती हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन तस्वीरें वगैरह देखती हैं, तो उन्हें चीज़ें याद रहती हैं। उनको ये सिर्फ किताबी में लिखी हुई चीज़ें या ये सुन लेने से उनको याद नहीं रहता, जब तक कि वो उन चीज़ों को प्रॉपर उनकी वीडियोस वगैरह ना देख ले। ये छोटे बच्चों के लिए होती है, और मैं भी कुछ ऐसे ही हूँ। मेरी जो लर्निंग है ना, मतलब मैंने गूगल से बजाय ना, मैंने ज़्यादा यूट्यूब से लर्निंग की है अपनी ज़िंदगी के अंदर। लर्निंग जो यूट्यूब से की है, वीडियोस देखता हूँ चीज़ों के मुतालिक और उन वीडियोस से ही नोट्स बनाता हूँ। मतलब गूगल से इन चीज़ों से नोट्स कम बनाता हूँ, बल्कि वीडियोस से नोट्स बनाता हूँ मोस्टली। और वहीं से चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। तो एक विजुअल है जिसे हम देख के हमें चीज़ें याद रहती हैं। औरल ऑडिटरी, कुछ लोग होते हैं जो सुन के, यानी बोल के या सुन के, ठीक है, जबान से, जिसे नहीं उनके कानों पे पड़ी है या उन्होंने कानों में पहुंचा, उस तरह उन्हें चीज़ जो है वो याद रहती है, उनके लेक्चर डिस्कशन अडी पॉडकास्ट से वो सीखते हैं। रीड राइट, ये जो वो लोग हैं जो रीड रीड और रिटर्न, यानी जो पढ़ने से और लिखने से उनको चीज़ हो गई, टेक्स्ट बुक वगैरह आर्टिकल पढ़ेंगे, इससे समराइज करेंगे, ये उसके साथ है। कैनिस्थेटिक, कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली जब तक काम को करें नहीं ना तब तक वो सीखते नहीं हैं, बेस्ट थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी। कुछ काम करेंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे, तब याद रहेंगी उन्हें। ये पढ़ना, सुनना, देखना, इससे चीज़ें याद नहीं रहती, बल्कि जब तक वो अपने हाथ से ना कर लें उन्हें चीज़ों का पता नहीं चलता। मल्टी मॉडल लर्निंग, मल्टी मॉडल लर्निंग सबसे बेहतरीन है कि जब हम चारों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए, चारों का इस्तेमाल ही होना चाहिए। कभी हमें कुछ चीज़ों को देखना अच्छा लगता है, कुछ चीज़ों को सुनना, कुछ चीज़ों को हाथ से करना, कुछ चीज़ों को रीड करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉर मल्टीपल मॉडल के अलाउइंग देम टू बेनिफिट फ्रॉम, यानी मुख्तलिफ डिफरेंट स्टाइल्स को मिला के हम जो लर्निंग कर रहे होते हैं, तो ये वाली इसके अंदर आती है। क्रिटिक यही क्या है कि हम किसी को ना, ये जो एक किसी एक मॉडल को बेहतरीन नहीं कह सकते, विजुअल, ऑडियो, ये किसी एक को नहीं कह सकते, बल्कि ये जो मॉडल सारे हैं ना, इन सब को मिला के कंबाइनली सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंसिव हर एक चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। ऑडियो भी होनी चाहिए, वीडियो भी होनी चाहिए, उसके अलावा रीडिंग राइटिंग भी होनी चाहिए, और साथ में काइनेस्थेटिक भी होनी चाहिए। ठीक है, ये किसी की एक चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। किसको समझ नहीं आई इस मॉडल की? वार्क मॉडल और डेले मॉडल की समझ आ गई है? आगे मूव करूं? शुड आई मूव नेक्स्ट?
चलिए जी, उसके बाद हमारा है अगला मेथड ऑफ टीचिंग। ये मेथड ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं, वैसे भी एक रिसर्च का मेथड भी है। इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव। इंडक्टिव वर्ड बड़ा यूज सुनते होंगे आप, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, आसान लफ्जों में पहले बता दूं। मैं अपनी क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के लिए गया, और वहाँ जाके मैंने बच्चों को पहले एग्जाम्पल दी, फिर उसके बाद मैं रूल्स की तरफ आया, टॉपिक की तरफ आया। पहले मैंने मिसालें दी बच्चों को, फिर मैं बच्चों से मिसालों के बाद मैंने बच्चों को उसके बाद लॉज की तरफ आया। बच्चों को बड़ी डिटेल के साथ मैं गुफ्तगू करता हूँ, बड़ी ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करता हूँ, चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, नए सिरे से पढ़ाता हूँ, साथ लेके चलता हूँ, जीरो से स्टार्ट करता हूँ, ऐसा ऐसा ऊपर जाता हूँ, डायरेक्ट लर्निंग करवाता हूँ, काइनेस्थेटिक लर्निंग भी करवाता हूँ। अच्छा, दूसरे में फिर मैं एक और क्लास में जाता हूँ, और वहाँ पे जाके ये इंडक्टिव मेथड था, ठीक है। दूसरी क्लास में जाता हूँ तो पहले अपना टॉपिक बताता हूँ, फिर उसकी मुतलिक मिसालें देता हूँ, बच्चों को चीज़ों को समराइज करवाता हूँ, चीज़ों को वाइंड अप करवाता हूँ, चीज़ों को क्लोज करवाता हूँ, चैप्टर की रिवीजन करवाता हूँ, पेपर के लिए बच्चों को तैयार करवाता हूँ, रट्टे लगवाता हूँ, यानी बच्चों को जिम्मे काम लगाता हूँ। कोई एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लानेटरी चीज़ें नहीं होती, मतलब ये नहीं है कि मैं उसके अंदर बच्चों को जो ना हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, नहीं, बल्कि जो था उसी को कर लो। जब हमने रिवीजन करनी हो, एग्ज़ाम के नज़दीक हमने चीज़ों की तैयारी करनी हो, हमने वहाँ पे जो है वो डायरेक्ट लर्निंग के ज़रिए हमने उनको सिखा के, हमने कोई इधर उधर नहीं जाना, कोई डाइवर्जेंट हमने नहीं, हमारी सो हम कन्वर्जेंट होंगे। हम एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, उसी एजेंडे के ऊपर बात करेंगे, एक मसले का एक ही हल निकालेंगे, बहुत से हल में से एक हल निकालेंगे, एक को फाइनल करेंगे, चीज़ों को फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, चीज़ों को नए गुत्थियों के अंदर उसको उलझाएंगे नहीं, हम डाइवर्जेंट नहीं होंगे। तो ये डिडक्टिव मेथड है। थोड़ी सी बात की समझ आई है मेरी? चलिए हम आगे देखते हैं। ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बात की थी। इंडक्टिव देखें, स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल से मुराद क्या है कि पहले मिसालें होंगी और फिर जनरल बात हो। डाइवर्जेंट इन नेचर, डाइवर्जेंट एक तीर से बहुत से निकलना। मेरी वीडियो आ रही है आपके सामने? मैं नजर आ रहा हूँ आपको या स्टक हूँ? बोलिएगा, बताइएगा। अच्छा, डाइवर्जेंट इन नेचर होती है, यानी बहुत सी जो है ना वो आगे उसकी गिरें बन रही होती हैं। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी उसके अंदर हम पहले वो चीज़ें जो मौजूद हैं, जो जाहिर हैं, जो समझ में आती हैं, उन स्टक को, पता नहीं यार इसको, कुछ चीज़ों को ना इशारा दे के पढ़ाना पड़ता है। तो ये वीडियो को क्यों ऐसा है यार, ये पता नहीं कहाँ पे होनी है। हम्म, चले जी, मुझे स्टक की बर्दाश्त करें। क्योंकि पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। स्टॉप वीडियो। चलिए, मुझे लगता है शायद अब आप ठीक हो जाएगा। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला नाज, बड़े दिनों बाद नजर आई हो। नजर नहीं आई मतलब कि बड़े दिनों बाद क्लास के अंदर आई हो। अच्छा, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट के पहले चीज़ें फिजिकली होती हैं, फिर उसके बाद जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, यानी पहले हम बच्चों को वो चीज़ें जो ज़ाहिर नज़र आ रही है उनको सिखाते हैं, फिर उसके बाद जो चीज़ें हवाई हैं, खलाई हैं, दिमाग के अंदर हैं, इमेज के अंदर हैं, उन चीज़ों को सिखाते हैं। डिडक्टिव के अंदर क्या होगा, पहले जनरल टू स्पेसिफिक, पहले हम रूल बताएंगे, फिर मिसालों की तरफ जाएंगे। कन्वर्जेंट एंड नेचर, किसी एक मुद्दे के ऊपर आएंगे, पॉइंट के ऊपर आएंगे। यार पॉइंट की बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपकी सारी बातें नहीं सुन सकता, कहना क्या चाहते हो वो बताओ मुझे। तो ये वाला डिडक्टिव वाली अप्रोच होगी। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, पहले जो ख्यालों में है, जो दिमाग में है उसको, और उसी को फिजिकली लेके आना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो कंसेप्ट फर्स्ट। इंडक्टिव वाले पहले कंसेप्ट देंगे, फिर रूल्स बाद में बताएंगे। वो चीज़ें जो मैं पहले जानता हूँ, पहले मैं उन चीज़ों को, जो चीज़ें बच्चों को पहले पता है वहां से शुरू करके जो बच्चे नहीं जानते वहां तक लेके जाऊंगा। ओपन एंडेड, खुली आम बातें होंगी, कोई टू दी पॉइंट बात नहीं है, बल्कि दिल खोल के बात करो, अपने अपने पॉइंट की अपनी वजाहत करो, अपने अपने जो है वो मुद्दे बयान करो। डिडक्टिव के अंदर रूल्स वो पहले बताए जाएंगे, क्लोज एंडेड, यस नो,
वेरीफाई, नॉन वेरीफाई, इस तरह की बातें होगी। अननोन टू नोन, जो चीज़ें पहले हम नहीं जानते पहले वो सिखाई जाएंगी, फिर जो जानते हैं उसके मतलब बात होगी। इंडक्टिव बॉटम अप अप्रोच, जीरो से शुरू करना है, जीरो से ऊपर लेके जाना है। फाइंड मैनी सोल्यूशन, एक मसले के बहुत से सोल्यूशन फाइंड करने हैं। टॉप डाउन अप्रोच, जो मसला है उसी के ऊपर उसे नीचे लेके आना है, सोल्यूशन की तरफ हमने आना है। सिंगल सोल्यूशन, किसी मसले का एक ही सोल्यूशन निकालना है। नोटिसिंग, एक एक स्टूडेंट को नोटिस करेंगे, उनके मसलों को समझेंगे, उनके मसलों के हल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन शो, टीचर शो बिफोर, उस्ताद जो है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है और मसला का यकीनी हल निकालता है, ना कि मसलों के मुतालिक हल के ऊपर गौर व फिक्र करना और बहुत से मसाइल मसलों के हल के ऊपर बात नहीं करनी, बल्कि एक मसले का यकीनी जो हल है उसी के ऊपर बात करनी है, उसी को। डीप कंसेप्ट जो होते हैं वो इंडक्टिव के अंदर होता है, गहराई के अंदर जाना, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी होना। एग्जाम्पल टू, पहले एग्जाम्पल होंगी फिर फार्मूले की तरफ जाएंगे। सब्जेक्टिविटी, अपनी राय, अपना सब्जेक्ट, अपनी मर्जी इसके अंदर शामिल होती है। जबकि डिडक्टिव के अंदर सिर्फ प्रिडिक्टेबल, सर्टेन की तरफ जाते हैं, यकीनी कामयाबी, यकीनी आंसर, करेक्ट बात, उसके ऊपर हमने जाना है। पहले फार्मूला होगा, फिर एग्जाम्पल होगी, और मकसद के ऊपर बात होगी, मकसद से हट के कुछ नहीं होगा। इंडक्टिव में जब हमने ये मेथड तभी बेहतर होता है जब हमने कोई बच्चों को नया नॉलेज देना हो, जब हमने नई इंफॉर्मेशन देनी हो, और जब हमने पुराने नॉलेज जो पढ़ाया हुआ है उसकी रिवीजन करवानी हो, वो वाली या फैक्ट बेस्ड बातें हो, तो डिडक्टिव वाला ठीक रहता है। मेथड ऑफ डिस्कवरी, जब चीज़ों को डिस्कवर करना हो, जब चीज़ों के अंदर लॉजिक लेके आना हो, रीजनिंग देनी हो, तो ये इंडक्टिव होता है। और जब हमने कोई क्रैश कोर्स करवाना हो, जब हमने जल्दी से कोई चीज़ की रिवीजन करवानी हो, शार्ट टाइम के अंदर बहुत कुछ पढ़ाना हो, तो हम जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से एक ही तरीके से जा रहे होते हैं, जल्दी से ख़त्म करने की दरज पे होते हैं। इंडक्टिव के अंदर बच्चे को हम पहले जो है वो हैंड्स ऑन नॉलेज, मतलब उसको एक्सपीरियंस करवा के उसको बेसिक नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, वहां से लेके चलते हैं, जीरो से ऊपर लेके चलते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर की तरफ लेके जाते हैं। जबकि जो डिडक्टिव है इसके अंदर तो हम सिर्फ वेरिफिकेशन करते हैं कि ये बात ठीक है कि गलत है। एक ही रॉ के अंदर चलते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम कोई तजर्बात है इस तरह। इंडक्टिव एक्टिविटी बे एक्टिविटी करते हैं, चीज़ों के एनालिसिस करते हैं, चीज़ों की गहराई में जाते हैं। जबकि डिडक्टिव के अंदर बच्चे को रेडीमेड नॉलेज नोट्स वगैरह दे दिए, उनको उसी के ऊपर जो कोई क्रिएटिविटी नहीं होता, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, स्पीडी और एक्यूरेसी के साथ हम जो काम करना चाहते हैं। अपवर्ड प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस अपवर्ड है, जीरो से शुरू करते 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 हम आगे तक जाएंगे और क्रिएटिविटी हमारी ऐसा बढ़ती जाएगी। और डाउनवर्ड प्रोसेस, हम कहीं नहीं जा रहे, हम वहीं से नीचे आ रहे हैं, हम अपने मसले के हल की तरफ आ रहे हैं, हम किसी की इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। इंडक्टिव के अंदर हम आर्गूमेंट करते हैं, प्रोबेबल यानी हमारी डिस्कशन बेस्ड बातें होती हैं। डिडक्टिव के अंदर हमारे आर्गूमेंट सर्टेन, मतलब हम यकीनी फाइनल रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। हम चीज़ों की डाइवर्जेंस की तरफ, एक्सप्लोर की तरफ नहीं जाते, बल्कि हम चीज़ों की यकीन की तरफ आते हैं कि हमने यहाँ पे वाइंड अप करना है, क्लोज करना है, हमने ये इस पॉइंट के ऊपर बहस करनी है और इसी को फाइनल यस या नो करना है। तो वो वाली हमारी जो है ना वो डिडक्टिव आर्गूमेंट होता है। बात की समझ आ गई है? इंडक्टिव डिडक्टिव का बेसिक कंसेप्ट समझ आया आपको? थक गया हूँ अच्छा खासा। हाँ जी, बोल दें। थोड़ा सा टॉपिक रहता है हमारा। कोई पैसे लगते हैं आप लोगों के? कुछ बोल भी लिया करें। चले जी, मर्जी है, ना बोले। शुक्रिया जी। मलिक साइम साहब, अल्लाह आपको आबाद रखे, जल्दी से आपकी ना पूरी होने वाली ख्वाहिश पूरी हो जाए। अच्छा जी, आज कुछ टर्म्स के ये दो स्लाइड्स हैं बस, इसके बाद बाइंड अप करते हैं। आप थके हैं कि नहीं थके? मैं थक गया हूँ, बस हो गई है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन आर सेम। ठीक है, एक ऐसे टर्म्स हैं, तो कुछ बातें हैं। जो आप चीज़ जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, खुद किसी चीज़ के अंदर घुस के या खुद से जो चीज़ हासिल करने, सेम है। एवरी पर्सन देयर विल व्हाट दे वांट टू लर्न, एवरी पर्सन शुड लर्न, एवरी पर्सन देयर विल व्हाट दे वांट टू लर्न, उनको या करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है? कोई कोई पहेली देना, कोई आइडियाज देना स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को कहा जाए कि इसके ऊपर बहस करो, इसके मसले का हल निकालो। उस्ताद क्रिटिसिज्म नहीं करता, बल्कि उस्ताद जो है वो बच्चों की तरफ से आने वाले आइडियाज और समराइजेशन, उसको जो है वो उस्ताद जो है वो वेलकम करता है। एट द एंड उस्ताद समराइज करता है, लेकिन बच्चों को मौका देता है कि वो किसी चीज़ के ऊपर बहस करे। ये टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये कोई मेथड नहीं है, और ये इंडिविजुअल के अंदर भी हो सकता है, ग्रुप के अंदर भी हो सकता है।
उसके बाद है कैजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग व्हेन क्वेश्चन पोस्ट एंड डिस्कशन स्टार्टेड ऑन दिस टॉपिक। किसी एक टॉपिक के ऊपर जब डिस्कशन स्टार्ट हो तो और उसके ऊपर जो है वो कोई क्वेश्चन पोस्ट किया जाए, फिर अगला क्वेश्चन पोस्ट किया जाए, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हों तो एक कैजुअल कैजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। नेगेटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि जब आपने कोई उनको कोई आइडिया दिया है, वो बच्चे उसके उलट जा रहे हैं। यानी कभी कभी जैसे हमारी पंजाबी जबान बड़ी अजीब है ना, तो वो इसके हम बात करते हैं तो बात को 2 नंबर तरीके से कहीं और ले जाते हैं, तो वो वाले उस तरह। यानी व्हेन स्टूडेंट गो अपोजिट टू द डायरेक्टेड, उस अपने टॉपिक के अपोजिट में जाता है। माइंड मैप डेवलप न्यू आइडियाज फ्रॉम वन थीम। माइंड मैप नहीं, माइंड मैप पे करो यार, कोई नए आइडियाज लेके आओ और सोचो। माइंड मैप एक टर्म्स यूज होती है एजुकेशन के अंदर कि नए ख्यालात नए आइडियाज को लेके आना। फील्ड ट्रिप, जो हम कहीं जो ना किसी को सीखने घूमते हैं नेचर इन्वायरमेंट के अंदर, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और ख़ुद से नॉलेज को लेते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, तो इसको फील्ड ट्रिप बोलते हैं। सिमुलेशन मेथड, सिमुलेशन होता है कि कोई चीज़ परफॉर्म करना, उसको ओरिजिनल की तरह ही करना, यानी ओरिजिनल की तरह हम एक फेक डमी के अंदर चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, तो सिमुलेशन मेथड होता है। प्लेइंग ऑफ रोल, कोई प्ले रोल प्ले करना। इमिटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड, जो कॉपी करना जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है। 75% स्टूडेंट्स कॉपी थिंग दिस इज विदाउट ट्रेनिंग और रिहर्सल। हम जो है ना वो जो हमारे बच्चे होते हैं ना, यानी मैंने अपने घर के अंदर देखा है, मेरे बच्चे हर वो बात बोल रहे होते हैं जो उन्होंने हमारे घर से सीखी है। कोई सिखाया नहीं है तो उन्होंने सीख के जो है ना, तो 75% लोग जो चीज़ बच्चे हैं वो चीज़ों को कॉपी करते हैं, उनको किसी पढ़ाने की ट्रेनिंग करवाने की बताने की जरूरत नहीं, तो खुद ही कर लेते हैं। रोल प्ले, साइको ड्रामा, सोशियो ड्रामा, गेम्स वगैरह। जो है रोल प्ले कोई अपने जगह पे रोल अदा करना, साइको ड्रामा साइकोलॉजिकल ड्रामा परफॉर्म करना, सोशियो ड्रामा सोसाइटी के अंदर गेम्स वगैरह। टीम टीचिंग, जहाँ बहुत से टीचर मिल के जो है ना वो पढ़ा रहे होते हैं, यानी मिल के टीचर काम कर रहे होते हैं, तो उसे हम टीम टीचिंग बोलते हैं। मल्टी ग्रेड टीचर वो होते हैं जब एक टीचर बहुत सी क्लासों को पढ़ाता है, यानी वन टीचर है और एक दूसरी तीसरी चौथी यानी बहुत सी क्लासों को पढ़ाता है, तो उसे हम मल्टी ग्रेड टीचिंग बोलते हैं। सोलो टीचिंग व्हेन टीच टीच ओनली व्हेन टीचर टीच ओनली वन क्लास, ठीक है। व्हेन टीचर टीच ओनली वन क्लास, तो इसे सोलो टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। टीचर्स ओनली वन क्लास टीचर्स होगा। चले जी, इसकी समझ आ गई। बस यही था आज का हमारा टॉपिक, हमने यहीं तक करना था। कल हम इंशाल्लाह लेसन प्लानिंग करेंगे। जी क्लियर है यहाँ तक? ओके, ऑल इज वेल। ठीक है जी, आप लोगों तो बोलना कोई नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं इंशाअल्लाह, कल मिलेंगे।